नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं चेक बाउंस या फिर चेक डिसऑनर्ड के मामले में के केस में ज्यूरिसडिक्शन या फिर क्षेत्राधिकार क्या होगा। दोस्तों, मान लीजिए कि आपने किसी एक व्यक्ति को कुछ पैसे उधारी में दिए हैं और उस व्यक्ति ने उस पैसे के रिटर्न और वापसी के एवज में के अगेंस्ट में उस व्यक्ति ने आपको एक चेक जारी या फिर चेक इशू किया। दोस्तों, अब मान लीजिए कि दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट है वो रेगुलर मैनर में मेंटेन्ड होता है मैंगलोर की ब्रांच में, या फिर आप मैंगलोर में ही रहते हैं और आपका जो बैंक का जो होम ब्रांच है वो मैंगलोर में स्थित है। दोस्तों, अब कुछ काम के सिलसिले में दोस्तों आप मुंबई आते हैं और मुंबई की यात्रा के दौरान आपने किया क्या, उस चेक को आपने मुंबई के किसी एक ब्रांच में उस चेक को डिपॉजिट कर दिया दोस्तों, फॉर एनकैशमेंट पर्पस के लिए। उस चेक को लेके जाकर आपने मुंबई के एक ब्रांच में फिजिकली प्रेजेंट कर दिया। दोस्तों, आगे हुआ क्या, वह जो चेक है वह चेक बाउंस और डिसऑनर्ड हो जाता है दोस्तों, ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ फंड और पर्याप्त राशि बैंक अकाउंट में न होने के कारण। अब दोस्तों, ऐसे में यहां पे सवाल यह बनता है कि यदि मैं इस चेक बाउंस और चेक डिसऑनर्ड के मामले में यदि मैं कंप्लेंट या फिर केस मुकदमा करना चाहूं तो मैं यह कंप्लेंट या केस मुकदमा मुंबई में करूं या फिर मैंगलोर में करूं। दोस्तों, मेरा जो बैंक अकाउंट है वो रेगुलर मैनर में मेंटेन किया जाता है मैंगलोर की ब्रांच में, तो यह कंप्लेंट जो मेरी मैंगलोर की जो बैंक है, जो ब्रांच है, और वो बैंक जिस कोर्ट के क्षेत्राधिकार जिसके ज्यूरिसडिक्शन में आती है उस कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करूं या फिर मुंबई में जहां पर मैंने फिजिकली उस चेक को प्रेजेंट किया था और मुंबई की वह ब्रांच जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन या फिर क्षेत्राधिकार में आती है उस कोर्ट में मैं कंप्लेंट या फिर केस मुकदमा करूं। दोस्तों, सो डियर फ्रेंड्स, ऐसे मामले में कंप्लेंट या फिर केस मुकदमा करने के लिए ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्राधिकार क्या होगा, आज हम इसी प्रश्न के ऊपर डिटेल्ड में विस्तार में चर्चा करेंगे और इसका आंसर और इसका जवाब हम ढूंढेंगे दोस्तों एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट के माध्यम से। डियर फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस लैंडमार्क जजमेंट के अंदर क्लियर कट जवाब दे दिया गया है चेक डिसऑनर्ड या फिर चेक बाउंस के मामले में ज्यूरिसडिक्शन या फिर क्षेत्राधिकार क्या होगा। दोस्तों, आइए जरा समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस लैंडमार्क जजमेंट का नाम क्या है, केस का टाइटल क्या है दोस्तों, और ये जजमेंट किस डेट को आई थी, और इस जजमेंट का शॉर्ट और समरी संक्षिप्त में इसका दोस्तों फैक्ट क्या है, केस का, इस केस की स्टोरी क्या है दोस्तों, इसको भी जरा समझ लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, केस का नाम है, केस का टाइटल है प्रकाश चिमनलाल सेठ वर्सेस जागृति केयू राज पोपट। दोस्तों, इस मामले में प्रकाश चिमनलाल सेठ जी ये एक अपीलांट, एक याचिका करता है और जागृति केयू राज पोपट ये एक रेस्पोंडेंट, एक प्रतिवादी है दोस्तों, जो कि एक लोन की बोरोवर है। दोस्तों, इस केस में जो जजमेंट आई थी उस जजमेंट की डेट को भी आपको नोट करना चाहिए। तो जजमेंट की डेट है दोस्तों 25 जुलाई 2025। सो दोस्तों, आइए जरा समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली केस का फैक्ट क्या था। दोस्तों, इस केस में प्रकाश चिमनलाल सेठ जी ने जागृति केयू राज पोपट को दोस्तों 3,85,000 रुपीज उधारी में दिए थे, लोन के फॉर्म में दिए थे, और इस पैसे की वापसी और रिटर्न के एवज में जागृति केयू राज पोपट ने 4 चेक दिए थे। समझ लीजिए कि एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए, सुरक्षा के पर्पस के लिए या फिर पैसे की वापसी के लिए 4 चेक जारी किए थे दोस्तों। फिर मामले में हुआ क्या आगे चलकर दोस्तों, प्रकाश चिमनलाल सेठ जी किसी काम के सिलसिले में मुंबई जाते हैं और वहीं पर
मुंबई में यात्रा के दौरान प्रकाश चिमनलाल सेठ जी, जो कि इस केस में याचिका करता है, अपीलांट है, उन्होंने क्या किया, उस चारों चेक को मुंबई में कोटक महिंद्रा बैंक ओपेरा हाउस ब्रांच में, इस बैंक में जाकर इन्होंने, अपीलांट याचिकाकर्ता ने उन चारों चेक को क्या कर दिया, उस बैंक में डिपॉजिट कर दिया फॉर एनकैशमेंट पर्पस। फिजिकली जाकर उस चेक को कोटक महिंद्रा बैंक ओपेरा हाउस की ब्रांच में जाकर उस चेक को फिजिकली प्रेजेंट कर दिया। दोस्तों डियर फ्रेंड्स, हुआ क्या, वो चारों चेक डिसऑनर्ड हो जाता है, बाउंस हो जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ फंड, और पर्याप्त राशि अकाउंट में ना होने की वजह से, के कारण से। दोस्तों अब हुआ क्या, इस मामले में प्रकाश चिमनलाल सेठ जी, जो कि अपीलांट थे, याचिकाकर्ता थे, वो इस मामले में एक कंप्लेंट फाइल करते हैं। दोस्तों अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी रीड विथ सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, और ये कंप्लेंट अपीलांट याचिकाकर्ता प्रकाश चिमनलाल सेठ जी फाइल करते हैं मैंगलोर की ब्रांच में, क्योंकि प्रकाश चिमनलाल सेठ जी का जो बैंक अकाउंट था, उनकी जो होम ब्रांच थी वो थी मैंगलोर में। उनका जो अकाउंट था वो रेगुलरली मेंटेन्ड किया जाता था मैंगलोर की ब्रांच में। तो मैंगलोर में उनका कोटक महिंद्रा बैंक में उनका अकाउंट था और वहीं से अपने वो अकाउंट को ऑपरेट करते थे। और इस मामले में जो प्रकाश चिमनलाल सेठ जी वो एक पेई है, तो ये पेई अपने अकाउंट को रेगुलर मैनर में मेंटेन करता था मैंगलोर की ब्रांच में। तो इसीलिए प्रकाश चिमनलाल सेठ जी ने क्या किया, वो मैंगलोर की जो बैंक थी, जो ब्रांच थी, वो जिस कोर्ट के जुरिसडिक्शन क्षेत्राधिकार में आती थी, उसी कोर्ट में प्रकाश चिमनलाल सेठ जी ने कंप्लेंट फाइल कर दिया अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी रीड विथ सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट 1881 के तहत। अब इस मामले में हुआ क्या, जब ये कंप्लेंट फाइल हो गई, सो जो मैंगलोर की जो कोर्ट थी, जो लर्नेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के जो मजिस्ट्रेट साहब थे, वहां पे जो फिफ्थ कोर्ट थी, पांचवी कोर्ट जो थी, जब उन्होंने इस मामले को देखा तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये जो कंप्लेंट यहां पे फाइल की गई है, ये कंप्लेंट मेरे टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्षेत्राधिकार में नहीं आती है, क्योंकि ये जो चेक है, ये चारों चेक फिजिकली प्रेजेंट किए गए थे मुंबई के ब्रांच में। तो कंप्लेंट केस मुकदमा फाइल करने का जो क्षेत्राधिकार, जो जुरिसडिक्शन आएगा, वो मुंबई के कोर्ट का आएगा। तो मेरे जुरिसडिक्शन में ये नहीं आएगा, ये चीज कहकर लर्नेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास फिफ्थ कोर्ट ने इस कंप्लेंट को रिटर्न कर दिया, इस कंप्लेंट को वापस कर दिया। दोस्तों प्रकाश चिमनलाल सेठ जी ने चारों चेक जो डिसऑनर्ड हुए थे, उसमें अलग अलग 4 कंप्लेंट फाइल की थी। दोस्तों और ये चारों कंप्लेंट को जुरिसडिक्शन क्षेत्राधिकार न होना ऐसा कहकर रिटर्न कर दिया गया। दोस्तों अब इस मामले में आगे हुआ क्या, प्रकाश चिमनलाल सेठ जी इस ऑर्डर से एग्रीव्ड होके, असंतुष्ट होकर दोस्तों वो चले जाते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट में। वहां पे जाकर बिफोर द कर्नाटका हाई कोर्ट वो अप्रोच करते हैं। तो दोस्तों इस मामले में कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी क्या किया पता है आपको, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जो ऑर्डर थी कंप्लेंट को रिटर्न करने की, वापसी करने की, उसी ऑर्डर को दोस्तों अफर्म्ड कर दिया, कंफर्म्ड कर दिया, उस पे मुहर लगा दी कि ये जो भी ऑर्डर है, ये ऑर्डर सही है, ओके है, और मामला जो जुरिसडिक्शन, जो क्षेत्राधिकार बनेगा, वो मुंबई की जो ब्रांच है, और वो ब्रांच जिस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आएगी, उसी कोर्ट में कंप्लेंट फाइल होनी चाहिए, ऐसा ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी कह दिया और अपनी मुहर लगा दी, और मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं किया। दोस्तों अब इस केस में प्रकाश चिमनलाल सेठ जी ने क्या किया, अब अगेन प्रकाश चिमनलाल सेठ जी इस ऑर्डर से एग्रीव्ड हुए, असंतुष्ट हुए, और वो चले गए दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वो चले गए, और उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर,
ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट की ऑर्डर को दोस्तों चुनौती दी और वहां पे एक दोस्तों पिटीशन फाइल की लोअर कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ में, के अगेंस्ट में। जब ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचता है, तो जब इस मामले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, समझते हैं, जो अपीलांट, जो याचिकाकर्ता, उनके काउंसिल को सुनते हैं, रेस्पोंडेंट प्रतिवादी के, एडवोकेट के काउंसिल को जब वो सुनते हैं, तो इस मामले में उनकी फाइंडिंग्स आती है दोस्तों। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स आती है दोस्तों। और ये फाइंडिंग क्या है, इस चीज को जरा समझिए और नोट करिए दोस्तों। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जो क्षेत्राधिकार, जो जुरिस्डिक्शन बनेगा, वो मैंगलोर के कोर्ट का ही बनेगा, क्योंकि यहां पर जो अपीलांट, जो याचिका करता है प्रकाश चिमनलाल सेठ जी, वो अपने अकाउंट को रेगुलरली मेंटेन करते हैं मैंगलोर की ब्रांच में। जो इस केस में पेई है, जो चेक के होल्डर है, जिनको पैसा मिलने वाला है, वो अपने अकाउंट को रेगुलर मैनर में मेंटेन करते हैं मैंगलोर की ब्रांच में। और उन्होंने यहां पे एक सेक्शन की बात की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक सेक्शन की बात की दोस्तों, सेक्शन 142 2A। ये सेक्शन क्लियर कट ये कहता है कि जो पेई है वो अपने अकाउंट को जिस ब्रांच में रेगुलरली मेंटेन करता है, और वो जो ब्रांच है, जो बैंक है, वो जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आएगा, उसी कोर्ट में ही कंप्लेंट फाइल की जाएगी चेक डिसऑनर्ड और चेक बाउंस के मामले में दोस्तों। तो उन्होंने यहां पे दोस्तों सेक्शन 142 2A ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का जिक्र किया, के बारे में बताया। और उन्होंने यह भी कहा कि इस सेक्शन को इंसर्ट किया गया था 2015 के पार्लियामेंट के अमेंडमेंट के द्वारा। सो दोस्तों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इस कानून के अंदर एक बदलाव लाया गया था। इसमें एक नया सेक्शन जोड़ा गया था, एक नया प्रोविजन, एक प्रावधान नया ऐड किया गया था दोस्तों। और उस सेक्शन का नाम है सेक्शन 142 2A दोस्तों। तो सेक्शन 142 2 ये कहता है कि जो पेई है वो जहां पर भी रेगुलरली अपने अकाउंट को मेंटेन करेगा, और वो बैंक जिस कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आएगी, वहीं पर उसी कोर्ट में कंप्लेंट केस, मुकदमा फाइल किया जाएगा। सेक्शन 142A जो कहता है दोस्तों कि भाई ये जो कानून, जो लॉ आया है, जो ये नया एक सेक्शन जोड़ा गया है, इसका जो प्रभाव, जो इफेक्ट है, वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या कि 2015 के पहले के जो भी मामले थे, यदि वो किसी अलग अलग कोर्ट में, यदि वो मामले, वो केस, वो कंप्लेंट फाइल किए गए होंगे, तो उन मामलों को जो कंपेटेंट जो कोर्ट है, उस कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। दैट मीन्स कि जो पेई है वो अपना अकाउंट जिस बैंक में रेगुलर मैनर में मेंटेन करता है, वो सारे मामले उस बैंक अकाउंट, वो जो बैंक अकाउंट है जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है, उस कोर्ट में वो सारे मामले ट्रांसफर किए जाए। दैट मीन्स कि यहां पे जो इस अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट किया गया है 2015 में, इसका एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। ये पीछे के मामलों पर भी ये कानून लागू होगा दोस्तों। तो ये ओवरऑल ये सेक्शन 142 2A ये कहता है। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का कानून, इसमें बदलाव किया गया था संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडमेंट, संशोधन किया गया था दोस्तों सन 2015 में। इसमें क्लियर कट लिख दिया गया है। तो इसके बारे में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया, इसका वर्णन किया कि संशोधन हुआ, इसके बाद भी ये गलती लोअर कोर्ट ने किया। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट का भी जिक्र किया, ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इंद्रपाल सिंह 2016 का मामला। उस मामले को भी दोहराया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में भी क्लियर कट ये कहा गया था कि जो चेक का जो होल्डर होगा, जो पेई होगा, वो अपना बैंक अकाउंट रेगुलरली जहां पर भी मेंटेन करता होगा, और वो बैंक जिस कोर्ट के
जुरिस्डिक्शन क्षेत्राधिकार में आएगी, उसी कोर्ट में ही क्या होगा, इस चेक बाउंस और डिसऑनर्ड का जो कंप्लेंट है, जो केस मुकदमा है, वो फाइल किया जाएगा। सो दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया है इस मामले में कि सेक्शन 138 के तहत यहां पे एक ऑफेंस बनता है चेक बाउंसिंग का, और सेक्शन 142(2)(a) इस सेक्शन के तहत जो मामला है वो मैंगलोर की जो कोर्ट है, उसी कोर्ट में ही ये कंप्लेंट फाइल की जाएगी। क्लियर कट कह दिया और एक जजमेंट का हवाला भी दिया, और 2015 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसकी भी बात कही दोस्तों। और साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कह दिया है कि जो लोअर कोर्ट है, मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है मैंगलोर की, वो और जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो भी ऑर्डर्स पास किए थे, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो भी ऑर्डर्स पास किए थे, वो सारे ऑर्डर्स को सेट असाइड कर दिया, उसको खत्म कर दिया, खारिज कर दिया दोस्तों। और उस मामले से संबंधित यदि कोई भी एप्लीकेशन पेंडिंग है तो उसको भी खत्म कर दिया जाता है। और यहीं से एकदम क्लियर कट मैसेज मिलता है कि जो चेक का जो होल्डर है, जो पेई है, जिसे चेक के माध्यम से पैसा मिलने वाला है, यदि वो चेक बाउंस या फिर चेक डिसऑनर्ड के मामले में यदि कोई कंप्लेंट केस मुकदमा करना चाहता है, तो वह पेई अपना अकाउंट जहां कहीं भी, जिस स्टेट में, जिस ब्रांच में, जिस बैंक में रेगुलर मैनर में मेंटेन करता है, वही जो वहां की जो कोर्ट होगी, उस बैंक के जुरिस्डिक्शन में जो कोर्ट आएगा, उसी कोर्ट में सेक्शन 138 का चेक बाउंसिंग का, चेक डिसऑनर्ड का जो केस है, जो केस मुकदमा है, जो कंप्लेंट है, वो फाइल किया जाएगा। सो दोस्तों, इस तरीके से मेरा ये क्लास, मेरा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। यदि आपको चेक बाउंसिंग के मामले में यदि कोई भी आपको लीगल हेल्प चाहिए, कंप्लेंट फाइल करना है, क्या प्रोसीजर है, लीगल नोटिस भेजना है, तो दोस्तों आप मेरे दिए गए लीगल हेल्पलाइन नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।